नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। गरीब का दिल अगर सोने का होता है तो हाथ फौलाद के होते हैं चौधरी। आज एक क्रिकेट के वाकये से बात शुरू करते हैं। हिंदुस्तान के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, जिन्होंने अपने बेटे का नाम रोहन जय विश्वा गावस्कर रखा था, 3 क्रिकेटर्स को बहुत मानते थे। रोहन यानी वेस्ट इंडीज के रोहन कन्हाई, जय यानी हिंदुस्तान के ML जयसिम्हा और विश्वा यानी हिंदुस्तान के ही गुंडप्पा विश्वनाथ। अब ये बात और है कि गुंडप्पा विश्वनाथ उनके जीजा हैं, यानी सुनील गावस्कर की बहन कविता के पति हैं। गुंडप्पा विश्वनाथ एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे। उनकी वजह से कई बॉलर्स के करियर खत्म हो गए, लेकिन उनकी बैटिंग देखकर एक बैट्समैन ऐसा था जिसने गुंडप्पा विश्वनाथ को देख देख कर क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया और हिंदी फिल्मों में आ गए। ये बल्लेबाज था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना चैंपियन बैट्समैन थे, नंबर 4 पर बैटिंग करते थे और हिंदुस्तान की टीम में वो जगह गुंडप्पा विश्वनाथ की थी। विनोद को जल्द ही एहसास हो गया कि वो विश्वनाथ को हिला नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। खैर, क्रिकेट का नुकसान हिंदी फिल्मों का फायदा हुआ। मुंबई के सिडनम कॉलेज में विनोद ने ग्रेजुएशन किया। पढ़ना चाहते थे साइंस और बनना चाहते थे इंजीनियर। पढ़ना पड़ा कॉमर्स क्योंकि पिताजी चाहते थे कि विनोद फैमिली बिजनेस संभाल ले। गबरू पंजाबी मुंडा, कसरती बदन और ग्रीक गॉड वाले लुक्स। कॉलेज के ड्रामा ग्रुप्स ने विनोद को एक्टिंग का चस्का लगा दिया। वैसे साथ साथ वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर जैसे बुधी कुंदरन के साथ क्रिकेट खेला करते थे। बाद में हिंदू जिमखाना में एक और टेस्ट प्लेयर एकनाथ सोलकर, जो फॉरवर्ड शॉर्ट लेग के चैंपियन फील्डर थे, उनके साथ क्लब लेवल क्रिकेट खेला करते थे। ये वो दौर था जब हिप्पी कल्चर भारत में पैर जमा रहा था। मुंबई में इस कल्चर के चाहने वाले बहुत थे। विनोद भी उस भीड़ का हिस्सा थे। इनकी जो गैंग थी वो हर हफ्ते पार्टियां किया करती थी। ऐसी ही एक पार्टी में अंजू महेंद्रू के साथ सुनील दत्त साहब पहुंचे। उन्होंने विनोद खन्ना को देखा। उसकी पर्सनालिटी, उसके डांस, बातचीत करने के तरीके से काफी इंप्रेस हुए। वैसे असल बात यह भी थी कि सुनील दत्त साहब के पास एक राइटर 2 हीरो वाली फिल्म का आइडिया लेकर आया था जो उन्हें बेहद पसंद आया था। सुनील दत्त उस स्टोरी पर अपने भाई सोमदत्त को लॉन्च करना चाहते थे और दूसरे हीरो के तौर पर विनोद को लेना तय हुआ। किस्मत की गुगली देखिए, वो राइटर गायब, स्क्रिप्ट गायब और सुनील दत्त साहब परेशान। सुनील दत्त के भाई सोमदत्त की पर्सनालिटी कुछ खास नहीं थी, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट चाहिए थी। बड़ी तलाश की गई, जैसे तैसे एक स्क्रिप्ट मिली जिसमें 2 हीरो थे, लेकिन दूसरे हीरो के नेगेटिव शेड्स कुछ ज्यादा थे। फिल्म बनी मन का मीत, रिलीज हुई 1968 में। फिल्म हुई सुपरहिट, लेकिन सोमदत्त की किस्मत नहीं चली और विनोद का नाम, काम और लुक्स तीनों इंडस्ट्री को पसंद आए। कॉलेज के दिनों में विनोद के इर्द गिर्द लड़कियों की कभी कमी नहीं थी। प्ले करने की वजह से विनोद का नाम भी बहुत चलता था। विनोद के कॉलेज में एक पारसी लड़की पढ़ती थी, गीतांजलि तालियार खान। एकदम पक्की पारसी, स्टाइल में, बातचीत में, ड्रेसिंग स्टाइल में। वो मॉडल बनना चाहती थी और आगे चलकर मॉडल बनी भी। कॉलेज की मुलाकात कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गई। विनोद ने गीतांजलि से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। विनोद के जिगरी दोस्त रणधीर कपूर और उनकी गर्लफ्रेंड बबीता, जिससे उन्होंने बाद में शादी की, और विनोद और गीतांजलि साथ में डबल डेट पर जाया करते थे। रणधीर ने एक बार बताया था कि विनोद की नजरें गीतांजलि से हटती नहीं थी और गीतांजलि शर्म से सुर्ख हो जाया करती थी। पंजाबी लड़का और पारसी लड़की थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन था, मगर दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत दिखती थी। शादी के स्टेज पर इन दोनों को देखकर पूरी महफिल में लड़कियों में जलन और लड़कों में रश्क की भूमिका आ गई थी। जब विनोद ने मिड करियर संन्यास ले लिया तो अनफॉर्चुनेटली गीतांजलि ने 1985 में उनसे तलाक ले लिया था। विनोद की जिंदगी का सबसे विचित्र पहलू है ओशो रजनीश के प्रति उनका स्नेह। विनोद को स्टारडम मिला था मेरा गांव मेरा देश नाम की एक फिल्म से। डायरेक्टर थे राज खोसला साहब। उनके 3rd असिस्टेंट थे 21 साल के महेश भट्ट। फिल्म के दौरान कुछ बातचीत हुई, दोनों की कुछ ट्यूनिंग होने लगी, बातें जमने लगी। महेश भट्ट तब तक रजनीश को फॉलो करने लगे थे और विनोद को फिल्म इंडस्ट्री के तेवर और मिजाज दोनों ही पसंद नहीं थे। उनकी मां के देहांत ने उन्हें जीवन के अर्थ खोजने पर मजबूर कर दिया था। विनोद की सोच गहरी होती चली गई। जिंदगी के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। किसी हायर पर्पस की तलाश में विनोद एक दिन महेश भट्ट के साथ पूना जा पहुंचे, अपनी मर्सिडीज बेंज में, ओशो के आश्रम में।
विनोद से मुलाकात रजनीश के लिए एक बहुत बढ़िया पब्लिसिटी की अपॉर्चुनिटी थी और विनोद को रजनीश की सम्मोहन विद्या ने खुद से सामना करना सिखा दिया। रजनीश की किताबें पढ़ते, उनका प्रवचन सुनते। कुछ सालों बाद महेश भट्ट को आश्रम की गतिविधियां पसंद नहीं आई और उन्होंने रजनीश से दामन छुड़ा लिया। विनोद ने बहुत मना किया, समझाया भी, यहां तक कि महेश की पहली पत्नी किरण ने भी महेश से कहा कि वो रजनीश के पास वापस चले जाएं, मगर महेश भट्ट सनकी हैं। खैर, विनोद और महेश के बीच बातचीत कम होती चली गई और फिर 1978 में विनोद ने संन्यास की घोषणा कर दी। आने वाले 3 सालों तक, यानी करीब 1981-82 तक वो अपने सारे पुराने असाइनमेंट कंप्लीट करते रहे। 1982 में वो रजनीश के साथ उनके आश्रम ओरेगॉन अमेरिका चले गए। वहाँ वो कभी माली का काम करते, कभी रसोइया बनकर बढ़िया खाना बनाते, कभी प्लम्बर, कभी सफाई वाला, जो काम मिलता वो करते। मन न जीते, बस ध्यान ही जीत जाए। रजनीश की ये फिलॉसफी विनोद को बहुत शांति देती थी। कुछ सालों बाद विनोद को कोई बात कचोट रही थी। उन्होंने ओशो से बात की। ओशो ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। ओशो के अनुसार संन्यास का अर्थ सब छोड़ना नहीं है, संन्यास का अर्थ है किसी से मोह न रखना। विनोद कंफ्यूज थे। फिर गहरा सोचने पर उन्हें लगा कि उन्होंने आध्यात्मिक तौर पर तो काफी कुछ जान लिया है, मगर इस सफर में उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे अक्षय और राहुल कहीं पीछे छूट गए हैं। उनका खुद का चलता हुआ करियर पीछे छूट गया है। और ऐसे ही एक दिन विनोद मुंबई वापस आ गए, उनके घर, उनकी कर्मस्थली मुंबई। उधर रजनीश का साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। विनोद जब लौट कर आए तो शुरू शुरू में थोड़ा डिप्रेस थे, लेकिन आखिर पंजाबी मुंडा शेरदिल विनोद काम शुरू कर दिया। अब वैसी सक्सेस तो नहीं मिली जैसी पहले थी। कम लोग जानते हैं कि महेश भट्ट का जब परवीन बाबी से अफेयर शुरू हुआ था तो कई बार विनोद खन्ना बीच में फंस जाते थे। महेश की जिंदगी आवारागर्द थी, इसलिए जब उन्हें मकान खरीदना था तो उन्होंने अपने दोस्त विनोद का दरवाजा खटखटाया और विनोद ने उनकी मदद की। खैर, जब विनोद लौट कर मुंबई आए और फिल्म्स में काम करने लगे, महेश भट्ट ने भी अपनी यारी को याद करके विनोद को अपनी फिल्म में लेने की प्लानिंग की। महेश ने अपनी फिल्म जुर्म की कहानी विनोद को सुनाई। फिल्म का प्रोड्यूसर बने महेश के भाई मुकेश भट्ट। हाँ, मुकेश भट्ट की एक मजे की बात है कि वो शुरू शुरू के दिनों में स्मिता पाटिल के सेक्रेटरी थे और जब विनोद खन्ना और महेश भट्ट की दोस्ती बनी तो उन्होंने विनोद खन्ना का सेक्रेटरी बनना भी तय किया। काफी काम किया दोनों ने साथ में। जुर्म की शूटिंग शुरू हुई और मुकेश भट्ट ने पुराने रिश्तों के बारे में सोच साच कर विनोद का पेमेंट डिले करना शुरू किया। विनोद को पैसों की जरूरत थी। विनोद ने 2-3 बार टोका, मगर मुकेश भट्ट ने कोई खास ध्यान दिया नहीं। ऐसे में गुस्साए विनोद शूटिंग कैंसिल करने लगे। कहते हैं ऐसा नाटक 40 दिन तक चला था। मुकेश भट्ट के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने महेश भट्ट को 500 रुपए दिए ताकि वो नॉवेल्स और किताबें खरीद सके। इससे महेश मान गए और ये रिश्वत काम आ गई। अगले दिन विनोद शूटिंग पर जा पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शूटिंग पर मुकेश को देखा उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने मुकेश भट्ट को लगातार तमाचे रसीद कर दिए। बात में कितनी सच्चाई है ये तो विनोद, महेश या मुकेश ही जानते हैं। वैसे जानकारों का यह भी कहना है कि मुकेश भट्ट जब विनोद के सेक्रेटरी थे तब पैसों की बात पर मुकेश ने भी एक बार विनोद पर हाथ उठा दिया था। लगता है बरसों बाद विनोद ने अपना बदला लिया था। खैर, विनोद की जिंदगी में एक बार फिर क्रिकेट ने दस्तक दी। विनोद ने जेपी दत्ता की फिल्म साइन की बंटवारा। उनकी हीरोइन थी अमृता सिंह, जो उस वक्त क्रिकेटर रवि शास्त्री को डेट कर रही थी। रवि शास्त्री के दोस्तों ने एक बार रवि को छेड़ा कि अब तो अमृता विनोद खन्ना जैसे खूबसूरत आदमी की हीरोइन बन गई है। रवि भी चिढ़ गए और चिढ़कर जवाब दिया, विनोद खन्ना के साथ काम करने से अमृता सिंह का कुछ नहीं हो सकता और विनोद खन्ना और अमृता के बीच में कोई इक्वेशन बिल्ड नहीं हो सकती। इस बात ने अमृता को थोड़ा हर्ट कर दिया और अमृता ने इसे चैलेंज बना लिया। शूटिंग पर विनोद को इम्प्रेस करने की हर कोशिश की, मगर विनोद ने कोई खास ध्यान दिया नहीं। उधर अमृता भी थक हार कर रवि शास्त्री से संबंध सुधारने में लग गई, लेकिन मामला काफी बिगड़ चुका था। कुछ महीनों बाद शूटिंग का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ और इस बार अमृता का जादू चल गया। उनके और विनोद खन्ना के बीच जबरदस्त अफेयर शुरू हो गया। इस मामले को बहुत दबा के रखा गया था, लेकिन अमृता की मां को मामले की भनक लगी और उन्होंने इस मामले पर रोक लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमृता छोटी थी, विनोद की शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे। विनोद समझदार थे, उन्होंने मामला खत्म किया, बात दबाई और विनोद एक बार फिर आउट होते होते बच गए। विनोद की जिंदगी में कुछ अहम बातें थी जो कि पैटर्न के मुताबिक थी। वो पाकिस्तान में पेशावर में जन्मे थे, पार्टीशन के बाद मुंबई आ गए, फिर यहाँ से कुछ सालों के लिए दिल्ली चले गए, फिर मुंबई आ गए, फिर फिल्मों में 10-12 साल काम किया और रिटायर होकर अमेरिका चले गए। थोड़े साल बाद फिर लौटे तो मुंबई में पूरी शुरुआत फिर से की।
वैसे गीतांजलि से तलाक के कुछ साल बाद विनोद ने दूसरी शादी की कविता दफ्तरी से। कविता के साथ उनका एक बेटा साक्षी और बिटिया श्रद्धा हुई। अक्षय और राहुल की तरह ही साक्षी ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। विनोद को उनके खास दोस्त धीरज कुमार, हाँ एक्टर धीरज कुमार, टाइगर कहा करते थे। आखिर के कुछ सालों में विनोद की तबीयत बार बार खराब होने लगी और एक दिन उनका देहांत हो गया। बहुत दिनों के बाद उनके बेटे अक्षय ने बताया कि विनोद को ब्लैडर का कैंसर था। एक अखबार ने विनोद की तबीयत खराब होने की खबर जब छापी थी तो विनोद ने फोन करके उस जर्नलिस्ट को जबरदस्त डांट लगाई थी। प्राइवेसी को गंभीरता से लेने वाले विनोद बहुत सारे दोस्त बना कर गए। उनके अंतिम संस्कार में नए एक्टर्स नहीं पहुंचे थे तो उनके जिगरी दोस्त ऋषि कपूर ने सबको ट्वीट करके झाड़ दिया था। खैर, विनोद के जाने से हिंदी फिल्मों का सबसे खूबसूरत चेहरा चला गया और ये कमी आज तक कोई भर नहीं पाया है।